दोस्तों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में भारत के सीमा रेखा या समुद्री क्षेत्र या सीमावर्ती देशों या लगने वाले राज्यों इत्यादि के संदर्भ में बात की थी। आज हम थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे और सागरीय क्षेत्र में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख द्वीपों की। तो आपके सामने मैं पहले से ही काफ़ी कुछ बना लिया है, जिससे कि आप यहाँ उन चीज़ों को बनाने में अनावश्यक हमारा समय ना जाए और यहाँ आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। और इसके साथ ही कुछ कॉम्प्लिकेटिव मैपिंग थी, इसलिए इसको पहले से एग्जैक्ट बनाना ज़रूरी था। तो आइए इस संदर्भ में हम बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीपों की। तो सबसे पहले हम भारत के निकटवर्ती कुछ प्रमुख द्वीपों की बात करते हैं। उसके बाद अगर मैप को कहीं पर जूम करना होगा तो उससे संबंधित मैप हमने यहां पर बना रखा हुआ है। तो आइए बात करते हैं। तो इस संदर्भ में जो आपके पहले द्वीप की बात करते हैं, ये आप गुजरात देख रहे हैं। गुजरात के पास एक द्वीप है, इसका नाम है दीव। ठीक है, गुजरात के पास आपका दीव है, याद रखिएगा। वर्तमान में दमन, यहां पर दमन एक क्षेत्र है, दमन दीव, और दमन के बगल ही एक क्षेत्र है दादर नगर हवेली। इन तीनों को मिलाकर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसके फलस्वरूप भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस द्वीप के बाद हम आगे चलते हैं। केरल में वेम्बनाड झील के पास एक द्वीप है, ये कृत्रिम द्वीप है, इसका निर्माण किया गया है, इसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, याद रखिएगा। NH47A, NH47A जो भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, वो इसी वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। तो दो द्वीपों में द्वीप हो गया एक वेलिंगटन द्वीप हो गया। अब बात करते हैं पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर एक क्षेत्र है, इसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप ये अत्यधिक चर्चाओं में रहता है। क्यों? क्योंकि व्हीलर द्वीप पर ही एक स्थान है अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र स्थल, अर्थात भारत अपनी जो भी मिसाइल प्रक्षेपास्त्र, जैसे अग्नि हो गया, आपका त्रिशूल हो गया इत्यादि का परीक्षण करता है, वो इसी व्हीलर द्वीप के अब्दुल कलाम आजाद प्रक्षेपास्त्र स्थल से करता है। इसके साथ ही एक अन्य द्वीप उड़ीसा के तट पर ही है, इसका नाम है पाराद्वीप। पाराद्वीप, यहां पर जो है रिफाइनरी है, ऑयल की रिफाइनरी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। द्वीप, पाराद्वीप, व्हीलर। और आप अगर यहां पर आएंगे, NH47A लिखा है, तो यहीं पर एक द्वीप है। ये वास्तव में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर स्थित एक झील है, पुलिकट झील। उसी पुलिकट झील में एक द्वीप है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा ये एक द्वीप है और भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल भी है, इसको बोलते हैं शार। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि व्हीलर द्वीप जो है, यहां से बैलिस्टिक मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र युद्ध के लिए दूसरों के आने वाले आक्रमण को जिन अस्त्रों से हम डिफ्यूज करते हैं या रोकते हैं या फिर उन पर हमला करते हैं, वो होते हैं प्रक्षेपास्त्र स्थल। तो वो व्हीलर द्वीप के अब्दुल कत्र में है। लेकिन जो श्रीहरिकोटा है, ये उपग्रह सैटेलाइट, जो सैटेलाइट हम स्पेस में भेजते हैं रिसर्च के लिए, उनके प्रक्षेपण स्थल जो है, उनको प्रक्षेपित करने का यह स्थल है श्रीहरिकोटा। इसके साथ ही व्हीलर द्वीप के पास 2 और द्वीप हैं, 2 छोटे छोटे, मैं बना दे रहा हूं, आप यहां नोट कर लीजिए। एक है अयोध्या द्वीप, अयोध्या द्वीप, और एक है सागर द्वीप। ये सब आपके क्षेत्र हैं। अब इसके साथ आप जानते हैं कि यहां पर आपका लक्षद्वीप है, जिस पे हम चर्चा करेंगे भी, लक्षद्वीप। और ये आपका है अंडमान निकोबार, इसके विषय में भी
हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। और भारत और श्रीलंका के बीच छोटा एक रामेश्वरम द्वीप है, यहां हम क्लोज मैप यहां बना के रखे हैं। तो कुल मिला के पहले हम उन द्वीपों की बात करते हैं जिन्हें हमें सीधे सीधे समझना है। एक यहां द्वीप हो गया, एक वेलिंगटन क्षेत्र हो गया, आपका एक पाराद्वीप हो गया, एक आपका व्हीलर द्वीप हो गया, श्रीहरिकोटा, अयोध्या द्वीप, सागर द्वीप, और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब हम लक्षद्वीप की पहले बात कर लेते हैं। अगर हम पहले लक्षद्वीप की बात करें, याद रखिएगा लक्षद्वीप का नाम पहले क्या था? लक्का द्वीप। ये आपका लक्षद्वीप है। इसी लक्षद्वीप या लक्का द्वीप में एक आपका द्वीप पड़ता है, इसका नाम आपका है अमीन दीव। अमीन द्वीप। यहां एक देखिए छोटा सा और बना है, इसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप। और इन्हीं द्वीपों में से एक इसकी राजधानी है कावारत्ती, जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्षद्वीप वास्तव में एक द्वीप समूह है। पहले कई अलग अलग, एक मिनिकॉय द्वीप अलग था, लक्षद्वीप अलग था, लेकिन वर्तमान में लक्षद्वीप क्षेत्र के अंतर्गत ही आपका मिनिकॉय द्वीप और ये सारे द्वीप आने लगे। तो कुल मिला के ये लक्षद्वीप है। अगर इसके निर्माण की बात करें, ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप का जो निर्माण है ये बना हुआ है मूंगे, कोरल, इसकी चट्टानों से। मूंगा कोरल समुद्र में एक जीव है जो चूने का निर्वहन करता है, और जब वो मूंगा मर जाता है तो उसकी जो खाल होती है चूने की मजबूत, वो एक के ऊपर सतह से एक मोटी सतह बना देती है, और इसी कोरल से इसका निर्माण हुआ है। अब बात समझिएगा कि आपका जो लक्षद्वीप है इसे अरावली पर्वत का विस्तार भी माना जाता है। अरावली पर्वत के विषय में हम पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, तो केवल आप यहाँ इसको ध्यान रखिए कि लक्षद्वीप जो है इसका निर्माण कोरल से हुआ है, और इसे पूर्व में जो है अरावली पर्वत का ही एक भाग माना जाता है। ये देखिए विशेषता की बात करें तो लक्षद्वीप जो है यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश तो है ही है। इसकी विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके प्रमुख द्वीपों की बात करें तो मैंने बताया अमीन द्वीप, एक कावारत्ती हो गई आप, ये राजधानी, और मिनिकॉय एक अन्य द्वीप है। वर्षा की बात करें तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और इसके साथ ही अगर यहाँ के जलवायु की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसे आप यहीं पर ऐसे मेंशन कर देंगे। जब हम डिटेल में अगली कक्षाओं में इस पे हम एनालिसिस करेंगे तो वहां आप समझ जाएंगे कि यहाँ वर्षा क्यों अत्यधिक होती है और यहाँ की जलवायु क्यों गर्म है। पहले मैं यहाँ बस इतना लिख देता हूं कि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा, और जलवायु में उष्णकटिबंधीय। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंधी मतलब कि ग्लोब या पृथ्वी का वह पूरा कटिबंध, वह पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय अभ्यारण्य की बात करें तो यहां पर एक पिट्टी अभ्यारण्य स्थित है। बस एक फैक्ट के रूप में आप इसे लिख लीजिए, पिट्टी अभ्यारण्य। एक फैक्ट के रूप में आपको बस इसको ध्यान देना है। न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो लक्षद्वीप की न्यायिक व्यवस्था जो है वो आपके केरल हाई कोर्ट से प्रभावित होती है, अर्थात कि इसमें कोई भी निर्णय, कोई भी इसका न्यायिक क्षेत्र होता है वह केरल हाई कोर्ट होता है, केरल हाई कोर्ट। तो यहां पर हमने कुछ द्वीप की बात की और उसके बाद हमने यहां पर जो है बात की लक्षद्वीप के विषय में कि कैसे कैसे क्या है। अब हम बात करते हैं इनके बीच कुछ प्रमुख जल संधियां या कुछ प्रमुख चैनल हैं, अर्थात इनके इन सब के बीच एक प्रमुख लाइन डिसाइड की गई है कि कौन सी लाइन किन दो को अलग करती है। तो इनको हम जल संधियां भी कह सकते हैं। चूंकि आप ध्यान दीजिए इधर की जल संधि ये आपका लक्का द्वीप सागर है, मैं यहां लिखा नहीं हूं लेकिन आपको पहले बता चुका हूं, ये लक्का द्वीप सागर है और ये पूरा आपका अरब सागर का भाग है। तो अरब सागर और लक्का द्वीप सागर को विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो जुड़ती हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो इसका एक उल्लेख कर देते यहां पर है, आप अगर ध्यान दीजिए ये देख रहे हैं, ये आपका मालदीव एक देश है, इसको याद रखिएगा। ये एक देश मालदीव है, जैसे यहाँ श्रीलंका एक देश है, यहाँ ऐसे मालदीव एक देश है। यह एशिया का सबसे छोटा देश है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं।
और इसकी बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो विभाजन रेखा इनकी है, जो जल संधि है, इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में। यहां पर मैं लिख भी देता हूं मालदीव, मालदीव, ठीक है। ये 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। इसके साथ ही आपका जो यहां पर लक्षद्वीप का ये पूरा पोर्शन है और मिनिकॉय, इनके बीच की एक चैनल है, इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और आपका लक्षद्वीप के बीच में। इसी तरह एक 10 डिग्री चैनल की बात आएगी, जो तो आपको उसमें मैं अंडमान निकोबार वाले सेक्शन में स्पष्ट रूप से जानकारी दूंगा। ये सभी जल संधियां हैं, अर्थात इन जल को इन जल से जोड़ते हैं, क्योंकि बीच में जगह जगह द्वीप इनको अलग किए हुए हैं। तो ये लक्षद्वीप के विषय में मैंने आपको जानकारी बता दी, कुछ अन्य द्वीपों के बारे में जानकारी बता दी। ये दमन यहां पर है, ये द्वीप एक क्षेत्र है, इसको आप याद रखिएगा। और अब बात करते हैं हम इस पोर्शन की। तो इस मैप को समझने के लिए आप पहले ध्यान दीजिए कि ये मैप आया कहां से। तो ये आप पोर्शन देख रहे हैं, श्रीलंका और तमिलनाडु का जो पोर्शन मिलता है, ये मैप यहां से जूम करके लिया गया है कि चीजें यहां आपको स्पष्ट रूप से समझ जाएं। तो ये आपका जो है, मैं यहां कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। तमिलनाडु का मुख्य क्षेत्र ये है, तमिलनाडु का मुख्य क्षेत्र है, और ये श्रीलंका है। तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु है। और अगर ये बात करें श्रीलंका है, श्रीलंका में इन क्षेत्रों की बात करें तो ये आपका है तलैया क्षेत्र, तलैया, इसको आप झुमरी तलैया नाम सुने होंगे, बिहार झारखंड में एक प्लेस है, तो इसी हिसाब से आप तलैया नाम यहां याद कर सकते हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, श्रीलंका का एक भाग है, ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि 3 तरफ से सागर से घिरा हो। आप इसको ध्यान से देखिए, एक तरफ सागर से घिरा, दूसरी तरफ सागर से घिरा, तीसरी तरफ सागर से घिरा, और इधर स्थल से लगा है। जैसे एक तरफ सागर से घिरा, दूसरी तरफ सागर से घिरा, और ये तीसरी तरफ सागर से घिरा। तो ये भारत का प्रायद्वीप क्षेत्र है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसी तरह ये प्रायद्वीप है, इसका नाम है जाफना प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप। ये किसका भाग है? श्रीलंका का, श्रीलंका का, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु हो गया, ये तलैया आपका द्वीप हो गया, ये जाफना प्रायद्वीप हो गया। ये आप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है पाम्बन, पाम्बन द्वीप। इसका एक अन्य नाम है, जो कि इसका एक क्षेत्र भी है, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, इसकी बात करते हैं। अब हम देखते हैं इनका महत्व क्या है। तो तमिलनाडु के इस क्षेत्र की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक एक पुल बनाया गया है, और इसका नाम है पाम्बन ब्रिज, पाम्बन ब्रिज। ये तमिलनाडु के इस क्षेत्र को तमिलनाडु ये इस द्वीप से जोड़ता है। इसी तरह यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, इसका नाम है राम सेतु। यहां पर पूरा समुद्र है। ये जो मैंने ब्लैक रंग की संरचना बनाई है, ध्यान रखिएगा, ये वास्तव में पानी के अंदर ही कुछ उभरी हुई स्थलाकृतियां हैं, जो एक पुल नुमा प्रतीत होता है। तो मैंने इसलिए इसको ऐसे जनरेट कर दिया है। इसका नाम क्या है आपका? राम सेतु, राम सेतु या एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज, या कह सकते हैं आदम का पुल, आदम का पुल, ठीक है। पाम्बन ब्रिज ये हो गया, और ये राम सेतु, एडम्स ब्रिज, आदम का पुल, और ये पाम्बन द्वीप जिसपे रामेश्वरम
एक प्रसिद्ध स्थल उपस्थित। आप जानते हैं रामेश्वरम वही क्षेत्र है जहां पर भगवान राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की पूजा की थी, और इसके साथ ही विभीषण, रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक यहीं पर हुआ था। यहाँ पर भगवान राम और सीता जी, लक्ष्मण, इन सब की मूर्तियां भी हैं, और यहाँ पर शिवलिंग भी है जहाँ पर भगवान राम ने शंकर जी की आराधना की थी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज की। राम सेतु ये हिंदू धर्म के अनुसार भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया था, और उसी पुल के मदद से उनकी वानरी सेना यहाँ पर गई थी, और इसका यही महत्व है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने यहाँ पर एक जलमार्ग बनाने का निर्णय किया, जिसका कारण ये था कि भारत सरकार का ऐसा मानना था कि जो जहाज इधर से होकर जाते हैं, यदि हम इस क्षेत्र को डेवलप कर लें तो निश्चित रूप से ये यात्रा, भारतीय पोत के लिए यात्रा कम हो जाएगी, समय बचेगा, और जो विदेशी पोत इतना जाते हैं करके अगर वो इस मार्ग का उपयोग करेंगे तो इससे भारत को शुल्क मिलेगा, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। परंतु इसको लेकर कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं, जैसे कि अगर ये आपका जो क्षेत्र है यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है जिसकी चर्चा हम आगे भी करने वाले हैं, मन्नार राष्ट्रीय पार्क करके है। इस पर्यावरण के प्रभावित होने का खतरा है। अगर यहाँ पर आवाजाही होगी तो समुद्र में प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि इस राष्ट्रीय पार्क के जलीय जीव भी, उनके जीवन पे संकट आएगा। दूसरी चीज, ये एक धार्मिक बात भी है, जैसे कि यदि इसको नष्ट किया जाता है तो हमारी जो पौराणिक मान्यता राम सेतु के है उसे भी नष्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जहाजों के आवाजाही के लिए इसमें से सिल्ट या गाद खोद कर निकालना होगा, जिससे कि यहाँ की समुद्र की तली जो उथली है वो गहरी होगी, तो जहाज आसानी से इसमें से जा सकते हैं, नहीं तो वो बालू में कहीं न कहीं फंस सकते हैं। ठीक है, तो हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार इसका इसलिए विरोध किया गया कि ये हमारे धर्म पे एक तरह से उसको नष्ट करने का प्रयास है। तीसरा जो इस पे पॉइंट एक ये है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है इस पे आपत्ति जताई गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई देश, उसके नौसैनिक विमान भी फिर शुल्क देकर यहां से आवाजाही करने लगेंगे, इस कंडीशन में भारत की सामरिक सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए काफी विवादों में ये विषय रहा और वर्तमान में ठंडे बस्ते में इसे डाल दिया गया है। तो ये आपके राम सेतु एडम्स ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट है या इसको लेकर क्या संबंधित विवाद थे, इस पे हमने चर्चा की। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो आप ये समझ गए हैं पाम्बन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप। अब बात करते हैं इसमें कुछ क्षेत्र के विषय में, अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये राम सेतु आप देख रहे हैं रामेश्वरम, इस पूरे क्षेत्र को इस मैप में अगर देखें तो इस पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो कि भारत का एक समुद्री राष्ट्रीय पार्क भी है, अर्थात यहां पर समुद्री जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब इसके साथ ही इस पूरे पोर्शन की बात करें तो इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब ये आप जाफना प्रायद्वीप देख रहे हैं, जाफना प्रायद्वीप इस पोर्शन में देखिए ध्यान से, इसका नाम है पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी। चित्र से स्पष्ट आपको नजर आ रहा होगा कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में जो जल विभाजक का कार्य करता है वो है राम सेतु या एडम्स का ब्रिज। इसी तरह पाक की खाड़ी ये देख रहे हैं और ये बंगाल की खाड़ी। अगर इस मैप को बहुत स्पष्ट रूप से बनाया जाए तो भारत का ये पोर्शन यहां पर कहीं न कहीं इसको यहां पर आएगा, तो इनके बीच देखिए इस पोर्शन और इस पोर्शन के बीच एक पतला संधि बनेगा। जब आप एग्जैक्ट मैप देखेंगे तो वहां पर ये इस प्रकार ऐसे बना होगा। तो ये जो पूरा आपका संधि है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि। तो आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच में पाक जल संधि है और
पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में आपका राम सेतु या एडम्स का ब्रिज है। अब बात करते हैं इन दोनों इस क्षेत्र में लास्ट पॉइंट की। अगर हम इस क्षेत्र में लास्ट पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा, श्रीलंका का भारत की तरफ निकला जो अंतिम बिंदु है, ये तलैया दिख रहे हैं, यहीं पर एक पॉइंट है, इसका नाम है तलैया मन्नार। मैं लिख दे रहा हूं, तलैया मन्नार, ठीक है। ये श्रीलंका का भारत की तरफ निकला अंतिम बिंदु है। इसी कड़ी में यदि भारत के अंतिम बिंदु की बात करें तो इसका नाम है धनुषकोडी। धनुषकोडी, ठीक है। तो इन चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा, धनुषकोडी, तलैया मन्नार, जाफना प्रायद्वीप और इसके साथ ही आप बंगाल की खाड़ी, पाक जल संधि और पाक की खाड़ी में डिफरेंस क्या है। और ये जाफना प्रायद्वीप में ये प्रमुख प्रसिद्ध दर्रा स्थित है, इसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। शायद आपने इसको कभी पढ़ा भी होगा या आप नोट कर लीजिएगा अपनी बुक में, एलिफेंटा दर्रा, एलिफेंटा दर्रा। और इसी एलिफेंटा दर्रा की तरह यहां भी एक द्वीप है, इसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। ये आपके मुंबई के पास है एलिफेंटा द्वीप। इस एलिफेंटा द्वीप में ही प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं हैं, जहां पर कुछ प्राचीन मंदिर के नुमा गुफा में स्थलाकृतियां मिलती हैं। और एलिफेंटा द्वीप के बगल में यहीं पर है सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। इस पे आपका मुंबई शहर बसा हुआ है। तो मैं जो भी आपको यहाँ बना रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसके साथ ही आप वीडियो को बार बार स्लो मोशन में करके या पॉज करके इन चीज़ों को धीरे धीरे लोकेट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इन द्वीपों को आप अच्छी तरह समझिए, यहाँ जो चैनल्स हैं इनको समझिए और आप इसका जो क्लोज मैप है इसको समझिए। तो इन सब चीज़ों में आप कहीं ना कहीं भारत की जो प्रमुख द्वीप हैं उनको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में बात करेंगे अंडमान निकोबार के डिटेल एनालिसिस के विषय में। उस वीडियो को भी, वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसकी सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को, इन सब को और प्लस जो अगले वीडियो में अंडमान निकोबार की बातें होंगी, इन सब के बाद आप ऐसे प्रश्नों में फंसेंगे नहीं और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जो भी आपको समस्याएं हों वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन जरूर करिएगा और इन चीज़ों को अच्छे पढ़ते रहिए। निश्चित ही आपके परीक्षा में ये एक मार्गदर्शन के रूप में प्रभावी होगी।